हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों, हमारी क्लास कंटिन्यूसली नहीं चल पा रही है क्योंकि जो मेरा फ़ोन था जिससे मैं वीडियोस बनाता था वो उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। तो नेक्स्ट टैबलेट लेने तक आपकी वीडियोज आपकी जैसे हिंदी की क्लास डेली सुबह को 7 बजे होती है, तो हिंदी की क्लास आ जाया करेगी और इसके साथ साथ एक क्लास और बना दिया करूँगा। तब तक आपको मैनेज कर लेना है, तो आपको जो क्लास आती हैं वो लेना नहीं भूलना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपको पता चलता रहे कि हमारी कौन कौन सी क्लासेस कंटिन्यूसली हो रही हैं। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। डेली सुबह को वैसे हमारी 7 बजे हिंदी की क्लास होती है और मैं आपको बाकी की क्लासेज बता देता हूँ कि कौन सी क्लास किस टाइम होती है। डेली सुबह को 9 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास होती है और डेली शाम को 7 बजे जीएस की क्लास होती है। तो ये सारी की सारी आपकी डेली प्रैक्टिस कराई जाती है और कोई भी अगर आपका वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो वो भी आपको दे दिया जाता है। जितनी भी क्लासेज होती हैं उन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, 25 क्वेश्चन है। आपको देखने हैं कि आउट ऑफ 25 आपके कितने बनते हैं। अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो तो डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और अपनी तैयारी आंकते रहना है। तैयारी करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है तैयारी को आंकना। और आंकोगे कैसे? अपना प्रैक्टिस सेट लगा करके। कुछ प्रैक्टिस सेट्स ऐसे होते हैं, बाकी यूट्यूबर्स भी प्रैक्टिस सेट कराते हैं, और ऐसे होते हैं जिसमें आपके 80 में से अगर वो इजी प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं तो आपके 75 पहुंच रहे हो या 79 पहुंच रहे हो। लेकिन जहां आपको हार्ड मिलता है वहां आप छोड़ करके भाग निकलते हो। देखिए, अगर मॉडरेट लेवल का प्रैक्टिस सेट आप करते हो, अगर आपका स्कोर कम आता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा स्कोर कम आता है। आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाने चाहिए, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी अच्छी तैयारी क्या है। आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। अब जैसे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो अब आपको बताना है देशज शब्द कौन से हैं। आपको पता है देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं होता। जिनकी उत्पत्ति हमको नहीं पता वो देशज शब्द कहलाते हैं, क्योंकि हमारी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए गए शब्दों को ही हम देशज शब्द बोल देते हैं। अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द है। प्रार्थना भी तत्सम शब्द है। खेत और लोटा। तो लोटा, आपको पता है कि लोटा बिल्कुल गांव जैसी भाषा का शब्द है, जैसे लोटा, डिबिया। ये वाले सारे शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द। अब आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं कि वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, वाक्य के गुण दिए गए हैं। 3 गुण वाक्य में सम्मिलित होते हैं और 1 गुण सम्मिलित नहीं होता। अब देखिए, क्या वाक्य में लय होनी चाहिए? लयबद्धता, सार्थकता, क्रमबद्धता और आकांक्षा। तो वाक्य में किसी आकांक्षा की कोई आवश्यकता है? आकांक्षा तो मनुष्य, जो जीवित प्राणी है, सजीव प्राणी है, उनमें होती है आकांक्षा। लेकिन जो वाक्य है उसमें एक उसकी लय होनी चाहिए, उसकी सार्थकता होनी चाहिए और उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूंजहि मन कामना तुम्हारी। उपरोक्त पंक्तियों में छंद बताना है आप लोगों की कि कौन सा छंद इसमें है। अब देखिए, छंद के लिए आपको इसमें मात्राएं लगानी पड़ेंगी, और अगर आपको मात्राएं लगानी आती हैं तब तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, अन्यथा नहीं। तो अब मैं आपको मात्राएं लगा करके दिखाता हूँ। जहाँ पर भी जैसे सु दिया गया है, अगर छोटी की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, तो एक यानी कि लघु ह्रस्व मात्रा लगेगी लघु।
और अगर बड़े ऊ की मात्रा है तब लगेगी आपकी गुरु। एक मात्रा को लघु बोलते हैं और डबल मात्रा को बोलते हैं गुरु मात्रा। तो चलिए लगा लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों पर लघु लगेगी, यानी कि 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 7, क्योंकि तय और यह यानी कि डबल हो गए तो इनकी लगेगी 2 मात्रा। 7, 1, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16। बाद में लगेगी गुरु और फिर से गुरु, क्योंकि ये क्या है, ये बड़ा आ यानी कि डबल हो गए, ये बड़ी ई, तो बड़े आ बड़ी ई दोनों की मात्राएं हो जाएंगी 2। तो यहाँ पर आपकी हुई 16 मात्राएं। इसी तरह से नीचे वाली में लगा लीजिए पूंजहि। तो देखिए गुरु से 1 लगेगी लघु लघु, कितनी हो गई 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 16 मात्राएं आपकी आ रही हैं। तो आपका हो जाएगा दोस्तों चौपाई। दोहे में आपको पता है कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा भी आपको पता है और बरबे भी आपको पता ही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो बताना है कि इसमें कौन सा शब्द, ऑप्शन मतलब कौन सा भाग इसका अशुद्ध है। पढ़ लीजिए कि जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। तो देखिए अब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में क्या गलती है, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा कि जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। तो दोस्तों इसके ऑप्शन यानी कि ए भाग में गलती हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि इसमें गलती क्या है, तो इसमें गलती देखिए कि जब विवाह ही नहीं करती तो फिर वो स्त्री कैसे हुई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। बताना है कि आंसू का बहुवचन रूप क्या है। आंसुएं, आंसू, आंसुएं या पद ही बहुवचन है। तो देखिए आंसू का कोई भी बहुवचन नहीं होता, आंसू स्वयं हमेशा बहुवचन रूप में ही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। बताना है कि वर्तस्य व्यंजन इन 4 में से कौन सा है। अब देखिए आपको पता है कि वर्तस्य की अगर हम बात करें तो से, रे, ले और हमारा ने, ये चारों आ जाते हैं हमारे वर्तस्य में। यहाँ पर आपको ने भी दिया गया है और से भी दिया गया है। कहीं कहीं आपको इन सब के नीचे हसंत लगा हुआ मिल जाएगा और कहीं कहीं आपको सिर्फ 2 देखने को मिलेंगे, रे और आपका से, और कहीं कहीं आपको ये 4। देखिए इस क्वेश्चन का अगर सही में अगर जब आपकी कंफ्यूजन वाली स्थिति बनती है तो आपको लगाना है हलंत वाला, क्योंकि हलंत वाला सही होगा। अगर ये क्वेश्चन गलत होता तो उनको से में भी हलंत लगा करके देना पड़ता। अगर इस तरह की कहीं स्थिति बनती है तब आपको हलंत वाले के साथ जाना है। हालांकि से भी वर्तस्य व्यंजन है और ने भी वर्तस्य व्यंजन है, फिर भी आपको ने के ही साथ मतलब सॉरी हलंत वाले के साथ ही जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। बताना है कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, प्रोसत पति का, वियोगनी, ब्रह विदगा या फिर खंडिता। तो आप सभी को पता है कि उसको बोलते हैं प्रोसत पति का। आपसे इस तरह भी पूछ लिया जाएगा कि जिसका पति परदेश में हो या परदेश गया हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसत पति का। अब देखिए मैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपसे बोलता हूँ कि आपको एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रखना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं और ये आपका 1 नंबर ले जाते हैं।
क्वेश्चन आसान है, एक बार पढ़ने में ही याद हो जाएगा, लेकिन रिवीजन बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए ये वाले क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलते, ये आपको नोट ही कर लेने चाहिए। बताना है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। मगही, कोरवी, हिंदुस्तानी या फिर बघेली। तो चलिए मैं बता दूं आपको, खड़ी बोली का दूसरा नाम है दोस्तों कोरवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बताना है कि छाती पीटना का अर्थ क्या है। ललकारना, हार न मानना, चुनौती देना या विलाप करना। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन ये गलत होने वाला है, क्योंकि कुछ बच्चे इसको चुनौती न देना लगाएंगे, चुनौती देना, कुछ हार न मानना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जाए उपयुक्त की, तो उपयुक्त अर्थ होता है इसका विलाप करना। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने किंग कॉन्ग मूवी देखी होगी, और जब वो लड़ाई करता है तो छाती पीटता है दोनों हाथों से बहुत तेज तेज, देखी होगी। तो उसको आप ललकारना भी बोल सकते हो कि वो अपने दुश्मन को ललकारता है। हार नहीं मानेगा तभी तो लड़ता रहेगा। चुनौती देना, यानी कि तीनों के तीनों उसके अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जब आती है उपयुक्त अर्थ की, तब आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी कि विलाप करना बिल्कुल सही अर्थ होता है छाती पीटने का। अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें वही दिया गया है कि पहला और छठा अंश अपने स्थान पर रहेंगे, बाकी चार को आपको व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं व्यवस्थित क्रम में। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एक, अगर आप चाहो तो आपको ऑप्शन भी दिखा सकते हैं, लेकिन आज नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि स्क्रीन भी थोड़ी छोटी है, दूसरा फ़ोन है, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आप स्वयं से कीजिए, फिर अपना ऑप्शन देख लीजिए। आपके ऑप्शन वही हैं, ये रे ले वे, इस तरह से सारे के सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑप्शन बना लेंगे खुद से ही। सबसे पहले तो हमारा ए ही रहने वाला है, यानी कि नंबर 1। तो हमको सबसे पहले नंबर 1 पढ़ लेना है, और मैं आपको डायरेक्टली ही करके बता देता हूँ, आपने कर भी लिया होगा। तो नगधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आएगा आपका ले, उसके बाद आएगा आपका रे, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर सकी है। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, अब भी वह याद दिलाती है कि तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। तो आपका ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, सबसे पहले आएगा आपका ले, उसके बाद आया आपका रे, फिर आया आपका बे, और उसके बाद ये ले रे बे ये। ऑप्शन देख लीजिए, ले रे बे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप स्वयं से भी करके देख सकते हो। अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंतर और अनंतर दोनों का आपको अर्थ बताना है कि अंतर का अर्थ क्या है और अनंतर का अर्थ क्या है। अंतर का अर्थ भिन्नता, दूरी, मतभेद या फिर अंतःकरण। अब आपको पता है कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़ करके। अंतर दूरी भी होती है, मतभेद भी होता है और भिन्नता भी होती है। अब अगर आपको अनंतर पता है तब तो आप अपना क्वेश्चन सही कर पाते हो, अन्यथा नहीं। तो अनंतर का अर्थ क्या होता है, निकटता, बाद में या मतैक्य। तो मैं आपको बता दूं, अनंतर होता है बाद में, अंतर भिन्नता और अनंतर बाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा है, प्रदीप, दीपक, दिवाली और दिया। जैसे ही आपने दिवाली देखा, आपको समझ आ गया होगा कि कहीं ना कहीं झोल है, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं कि क्या और कोई ऑप्शन में भी गड़बड़ है। तो बी ऑप्शन है कि अन्य, इतर, गैर, प्राय, बिल्कुल सभी के सभी सही हैं।
असी खंजर तेग शमशीर, बिल्कुल सही। गृहिणी दारा पत्नी अर्धांगिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही हमारी गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा संधि विच्छेद। संधि आपको कराई है और एक ही क्लास में आपको सारी की सारी संधि समझा दी हैं शॉर्टकट में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जा करके डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए कि हिंदी टॉपिक वाइज वहाँ पर आपको संधियाँ मिल जाएंगी। तो रीत्य अनुसार की आपको सही संधि बतानी है। रीत्य अनुसार, रीत्य प्लस अनुसार, रीत प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार या रीत्या प्लस अनुसार, तो ये हो जाएगा आपका रीति प्लस के अनुसार, रीत्य अनुसार। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है। तो अब आपको पता है कि जब आप अनुरूप का समास विग्रह करते हो तो ये हो जाएगा आपका अनु प्लस के रूप, और अनु, आ, या, यथा जहाँ भी आते हैं आपका होता है अव्ययी भाव समास। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुरूप, यानी कि रूप के अनुसार, तो अव्ययी भाव समास, यानी कि उपसर्गों से बने हमारे जो समास होते हैं उनको बोलते हैं हम अव्ययी भाव। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 से 16। दोनों क्वेश्चन में विलोम शब्द बताने हैं, और विलोम शब्द भी आपको पता है कि मैं आपको 200 क्वेश्चन विलोम शब्द के इस तरह के करवा चुका हूं जिनमें आपको कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, और 2 क्वेश्चन पर आप आकर के रुक जाते हो कि या तो ये है या फिर ये है। तो सभी बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं, लिंक आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी टॉपिक वाइज वहाँ पर जा करके आप देख सकते हो। प्रत्येक क्लास में आपको 50 विलोम शब्द देखने को मिलेंगे, और इस तरह से आपकी हो जाती हैं 4 क्लासेज। सभी क्लासेस को लास्ट तक देखना है, और जो भी आप क्लास देखते हो तो उसमें लास्ट तक जुड़े रहना है। पता नहीं कहाँ कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। जैसे अनुरक्ति, तो अगर आपने क्लास देखी है तो सीधे सीधे आप लगा दोगे अनुरक्ति का विरक्ति। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि अनुरक्ति का आसक्ति, उक्ति या विज्ञप्ति भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में बोला गया है कि स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा। स्वप्न होता है सपने देखना, तो क्या इसका निंद्रा होगा, जागरण, ध्यान या मनन। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्वप्न देखने का मनन विलोम शब्द। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 और 18। दोनों में आपको हिंदी बतानी है कि रिवीजन की हिंदी क्या होगी और रिसोल्यूशन की हिंदी क्या होगी। ये आपसे कम 8 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में। अब आप लोग पूछते हो कि फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए इसकी डेट मुझे भी नहीं पता है, और मैं आपको तब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ जब तक वो कि ऑफिशियल ना हो, या मुझे खुद से उस पर पूरा पूरा विश्वास ना हो, मैं उसको श्योरिटी के साथ ही आपको बताता हूँ। तो कृपया आप मुझसे फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम डेट ना पूछें, क्योंकि दोस्तों आप पूछते हो तो मुझे फिर लगता है कि आपकी हेल्प करनी चाहिए, और मैं झूठ आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि एग्ज़ाम डेट मुझे भी नहीं पता है। इतना कह सकता हूँ कि अब उम्मीद यही है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे चुनाव के बाद। इस तरह की बात आयोग ने पिछली बार भी बोली थी, और इस बार के धरने में भी यही बोला था। आपका कोई भी किसी भी तरह से बेवकूफ़ बनाता रहे, कोई बोल रहा है। देखिए आपने देखा होगा दिसंबर के जब धरना चल रहा था तो 8 दिन के लिए बोला था, तो यूट्यूबर्स को लगा कि हाँ, इस बार वाक़ई आपकी एग्ज़ाम डेट दे दी जाएगी, लेकिन मैंने आपको तब भी बताया था कि कोई बेनिफिट नहीं है। तो बोल रहे थे कि 3 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा। 3 को नहीं हुआ तो फिर यूट्यूबर्स बोलने लगे कि 8 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा, और ग्रुप में भी मैं देख रहा हूँ और यूट्यूब पर भी अब बोल रहे हैं कि 15 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो किसी के कहने से कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम इलेक्शन से पहले होने के चांसेस नहीं है। 95% बोलता हूँ कि इलेक्शन से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है कोई अपडेट आ जाए, और बड़ी खुशी की बात है अगर आपका अपडेट आ जाता है तो।
अगर अपडेट आता है तो आपके पास सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के जरिए दोस्तों पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि वो एक होगी बिग सरप्राइज। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप वीडियो देख लेना, सारी जानकारी इसमें दी गई है और आपका जो लेखपाल वाली भर्ती के पीछे का राज है, जो ये सरकार ने नोटिस दिवाया है आयोग के द्वारा, तो उसका जो मंसूबा है वो भी मैंने आपको बताया है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है रिवीजन। रिवीजन का हिंदी पर्यायवाची बताना है। तो रिवीजन देखिए, पुनरावलोकन होता है, अवलोकन होता है, पुनरीक्षण या फिर निरीक्षण। चारों के चारों ऑप्शन आपको ऐसे लग रहे होंगे कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब देखिए, जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो उसका क्या करते हो, अवलोकन। निरीक्षण करते हो, पुनरीक्षण कर लोगे, लेकिन पुनरीक्षण कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आया है री शब्द, यानी कि आपने अवलोकन या निरीक्षण तो कर लिया है, आप फिर से वही दोहरा रहे हो। तो रिवीजन होता है पुनरावलोकन, यानी कि आप फिर से उसको ध्यान से देख रहे हो, उसका अवलोकन कर रहे हो। अगला आ जाता है रिसोल्यूशन। तो रिसोल्यूशन उपस्ताव होता है, संस्ताव होता है, सम्मति या अनुमति। तो चलिए डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि ये होता है आपका संस्ताव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। रूपांतरण। अब देखिए, जब आपसे संधि पूछी जाती है तो सबसे पहले आपको खुद से करके देख लेनी है, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमारी संधि कौन सी सही होगी। तो देखिए, ये हो जाएगी आपकी रूप प्लस के अंतरण। अब आप देख लीजिए कि रूप प्लस के अंतरण कौन से ऑप्शन में दी गई है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आपको बाकी कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि आंतरण होगा, रूपांतरण होगा या रूपा प्लस के आतरण होगा। रूप प्लस के अंतरण, रूपांतरण, आपकी संधि हो जाएगी दोस्तों दीर्घ संधि। छोटा ए प्लस दूसरा भी छोटा ए मिलकर बन गए हैं बड़ा आ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कहता है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। अब देखिए, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी, अब इसके मध्य का समय बताना है कि मध्य काल कौन सा होगा। अब ये क्वेश्चन भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाला, तो फटाफट से कर लीजिए इसको अभी नोट। तो उसको क्या बोलते हैं, उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल या फिर प्राकृत काल। चलिए मैं बता दूं आपको, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है जायसी कृत पद्मावत। ये भी पूछ लिया जाएगा कि पद्मावत किसने लिखी है। तो ये लिखी है जायसी और इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। जैसे अज्ञे जी का नाम अज्ञे लिख दिया जाता है क्योंकि उनका नाम बहुत बड़ा है। और उनका नाम की बात की जाए तो उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, तो इसलिए छोटा सा लिख दिया जाता है। और उसी प्रकार से जायसी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात की जा रही है। तो बताना है कि पद्मावत पुराण काव्य है, धर्म के ऊपर काव्य है, रूप के ऊपर काव्य है, रूपक काव्य या चंपू काव्य है। तो मैं आपको बता दूं कि पद्मावत है दोस्तों एक रूपक काव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है। नंददास, कृष्णदास, सूरदास या फिर कुंभनदास। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार की बात की जा रही है, तो वो हैं सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी पर चिन्ह का सही का चिन्ह लगाइए। कहने का मतलब बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्धि है। और जब मैंने आपको पर्यायवाची शब्द कराए थे दोस्तों, वहाँ आपको पर्यायवाची शब्द भी 200 क्वेश्चन कराए थे और एक क्वेश्चन के साथ साथ 10 एक्स्ट्रा पर्यायवाची शब्द बताए थे। और ये भी हमने 4 भी पार्ट में डिवाइड किए थे, यानी कि 50-50 क्वेश्चन की एक क्लास। तो ये सारी क्लासेज आपको हिंदी टॉपिक वाइज में मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेट्स में मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके कोई सी वीडियो देख सकते हो।
वहाँ पर आपको बताया गया था कि जाह्नवी किसका पर्यायवाची है, और वहाँ पर आपको अगर ध्यान से पढ़ा होगा आपने तो ये वाला शब्द आपको देखने को मिला होगा। और अगर आपने सही में क्लास देखी है तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है। तो जिस तरह से प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उसी तरह से आपके एग्जाम तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए क्लास को लास्ट तक और ध्यान से देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है कि दिए हुए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शुद्ध न होकर के आपको बताना है अशुद्ध शब्द, क्योंकि तुरंग भी बिल्कुल सही लिखा है, मृगराज भी और आपका व्याघ्र भी। लेकिन जब हम बात करते हैं मृगेंद्र की, तो मृगेंद्र में लगती है अंक की बिंदी और ये बन जाता है ऐसे। तो ये आता है आपका मृगेंद्र की शुद्ध वर्तनी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। अब आपको बताना है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही क्रम। तो ये सारे के सारे उपन्यासों का सही क्रम आपको बताना है, लेकिन आपको इनका क्रम नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही कालक्रम है ऑप्शन नंबर बी, भूतनाथ, डूबती मस्तूल, कब तक पुकारूं और अंतिम अरण्य। अब देखिए, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो नोट कर लीजिए फटाफट। सबसे पहले आता है आपका भूतनाथ। तो ये लिखा गया है देवकी नंदन खत्री के द्वारा। किसके द्वारा? देवकी नंदन खत्री। फटाफट नोट करिए। अगला बताता हूँ आपको, मस्तूल यानी कि डूबते मस्तूल लिखा गया है नरेश मेहता। किसके द्वारा? नरेश मेहता। अगले पर चलते हैं। अगला आ जाता है हमारा कब तक पुकारूं। तो कब तक पुकारूं, तो ये लिखा गया है दोस्तों रांगे राघव के द्वारा। सभी के सभी नोट कर लीजिए फटाफट, आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाले। लास्ट आ जाता है अंतिम अरण्य। तो ये लिखा गया है निर्मल वर्मा के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको इन सभी की विधा जरूर याद रखनी है कि भूतनाथ पूछ लिया जाएगा कि भूतनाथ जो है इस रचना की विधा क्या है। तो आपको बताना है कि उपन्यास। ये भी पूछ लेगा कि भूतनाथ उपन्यास किसके द्वारा लिखा हुआ है। तो आपको बताना है देवकीनंदन खत्री। तो आपका कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन क्लास में नहीं रहना चाहिए। अगर बात फिर भी रह जाता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। और पीडीएफ भी सारी क्लासेस की आपको वहीं पर मिल जाएंगी। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं तो सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है, आप उससे जा कर के भी जुड़ सकते हो। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको भी क्लास अच्छी लगी है तो जब लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की एक वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।